अच्छा, तो आज बात करते हैं उन रूल्स की, उन कायदे कानूनों की जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों की दुनिया को चलाते हैं। जी। ये हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। नाम सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, है ना? हाँ, लगता तो है। लेकिन ये कंपनियों के डे टू डे काम और इन्वेस्टर्स के भरोसे के लिए हम्म, मतलब बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। ये रेगुलेशंस मतलब 2015 में लाए ही इसलिए गए थे ताकि जो पुराने लिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे ना, हाँ, हम कंपनीज एक्ट 2013 के साथ सिंक किया जा सके। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। हाँ, और सब कुछ साफ सुथरा एक जगह पर हो। मेन मकसद तो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करना। तो चलिए खोलते हैं फिर इन नियमों की परतें, समझते हैं कि लिस्टेड कंपनियों के लिए क्या जानना सबसे अहम है, क्या है इन रूल्स के पीछे की सोच। देखिए, ये नियम हर उस कंपनी पर लागू होते हैं जिसने अपने शेयर्स या डिबेंचर्स या मतलब ऐसे ही डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज को किसी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाया है। और कुछ नियम वो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार में उसकी साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करते हैं। अच्छा, मार्केट कैप पे भी ये कब देखते हैं? हाँ, इसका असेसमेंट हर साल होता है 31 दिसंबर को। ओके। और कुछ टर्म्स हैं जो बार बार आते हैं ना, जी। जैसे लिस्टेड एंटिटी, मतलब जो कंपनी लिस्टेड है। जी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ये शायद इक्विटी शेयर्स हुए। हाँ हाँ, मुख्यतः इक्विटी शेयर्स। और एक टर्म है रिलेटेड पार्टी। यहाँ मुझे लगता है कि एक ट्विस्ट है। जी। सुना है अप्रैल 2023 से इसका दायरा वो कंपनीज एक्ट से भी बड़ा हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब 10% शेयर होल्डिंग वाला भी रिलेटेड पार्टी माना जा सकता है। पहले ऐसा नहीं था। 10%। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब कहीं ज्यादा रिश्तों और लेन-देन पर मतलब स्क्रूटनी होगी। हाँ बिल्कुल, अब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और ज्यादा सौदों को आप कह सकते हैं जांच से गुजरना होगा। और इसी ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए हर लिस्टेड कंपनी को एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। अच्छा, CS एज कंप्लायंस ऑफिसर। जी। और इनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पहला तो नियमों का पालन करवाना, हाँ। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज को सही जानकारी टाइम पे देना, और शायद सबसे जरूरी जो इन्वेस्टर्स की शिकायतें हैं, हाँ, ग्रीवेंसेस, उनका हल 21 दिनों के अंदर करना। टाइम बाउंड है ये। बिल्कुल। 21 दिन काफी टाइट है। और हाँ, वो डॉक्यूमेंट सहेजने की पॉलिसी कुछ तो हमेशा के लिए रखने होते हैं और कुछ कम से कम 8 साल तक। जी हाँ। और अच्छी बात यह है कि अब सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं। चलो, पेपर वर्क से थोड़ी राहत। बिल्कुल। इसके साथ ही डिविडेंड या इंटरेस्ट जैसी पेमेंट वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से करना जरूरी है। अच्छा। स्टॉक एक्सचेंज को हर जरूरी जानकारी बिल्कुल समय पर देनी होती है। और अगर कंपनी कोई बड़ा कदम उठा रही है जैसे मर्जर या अमेलगमेशन, हाँ, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जिसे कहते हैं। हाँ, तो ये पक्का करना होता है कि भाई सिक्योरिटीज लॉस का उल्लंघन ना हो रहा हो। अब आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। हाँ। कंपनी चलाने के तौर तरीके, ये हिस्सा मुझे हमेशा से काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन पर काफी फोकस है ना। बहुत ज्यादा। कम से कम आधे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए। आधे मतलब 50%। जी, 50%। और एक महिला डायरेक्टर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये तो सुना है। और जो टॉप 1000 कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, उनमें तो इंडिपेंडेंट महिला डायरेक्टर होनी चाहिए। अच्छा, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और वो 75 साल वाली बात कि 75 से ज्यादा उम्र के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ये क्यों? देखिए, ये शायद एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एक्सपीरियंस जरूरी है, पर शायद बोर्ड में फ्रेशनेस और डायनामिज्म बना रहे, इसके लिए शेयर होल्डर्स की खास मंजूरी जरूरी समझी गई। शेयर होल्डर्स की सहमति। ओके। कम से कम 6 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। साइज भी मैटर करता है। 6 डायरेक्टर्स मिनिमम। मिनिमम। और बोर्ड मीटिंग्स वो साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। और 2 मीटिंग्स के बीच 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ताकि रेगुलर ओवरसाइट बनी रहे। एग्जैक्टली। और फिर आती हैं कमिटीज, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। लगता है काफी कमिटी बाजी है। इसमें ऑडिट कमिटी का रोल सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है क्या? हाँ, ऑडिट कमेटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम 2/3 सदस्य इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। 2/3 इंडिपेंडेंट, वाओ। और अगर कंपनी में एसआर इक्विटी शेयर्स हैं, यानी जहां प्रमोटरों के पास स्पेशल वोटिंग राइट्स वाले शेयर होते हैं। हाँ, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा शायद ज्यादा हो। अच्छा। और और इनका सबसे बड़ा काम होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मतलब आरपीटीज को स्क्रूटनाइज करना
और उनको प्रायर अप्रूवल देना। प्रायर अप्रूवल। हाँ, और ये अप्रूवल सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही दे सकते हैं। अच्छा, मतलब ये पक्का करने के लिए कि जो भी डील हो रही है वो कंपनी के भले के लिए हो, किसी खास व्यक्ति या ग्रुप के फायदे के लिए नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मकसद है। और अगर आरपीटी मटेरियल है, यानी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन है, हाँ, तो उसके लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए और उसमें वो रिलेटेड पार्टी वोट नहीं कर सकता। ये सब चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। सही बात है, चेक्स एंड बैलेंसेस। अब बात करते हैं जानकारी देने की, डिस्क्लोजर्स की। कंपनियों को बोर्ड मीटिंग से पहले ही बताना पड़ता है अगर वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड या बायबैक जैसे बड़े फैसले लेने वाले हैं। जी हाँ, कम से कम 2 वर्किंग डेज पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है। 2 दिन पहले? जैसे कोई राज बता रहा हो, हाँ ताकि मार्केट में एकदम से कोई हलचल ना हो हाँ, बिल्कुल, ताकि मार्केट को सरप्राइज ना मिले। और सबको जानकारी मिलने का बराबर मौका मिले। इसके अलावा कोई भी मटीरियल घटना या जानकारी मटेरियल मतलब? हाँ, महत्वपूर्ण, जैसे कोई मर्जर हो, डीमर्जर हो, कोई बड़ा अधिकारी मतलब केएमपी छोड़ के जा रहा हो। अच्छा, की मैनेजरियल पर्सनल। हाँ, तो ऐसी कोई भी बात होते ही जल्द से जल्द स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है। कितना जल्द? कुछ मामलों में तो बोर्ड मीटिंग खत्म होने के 30 मिनट के अंदर। क्या 30 मिनट के अंदर? मीटिंग खत्म होती? हाँ, कुछ मामलों में। स्पीड बहुत जरूरी है यहाँ। इसके लिए कंपनियों को एक मटीरियलिटी पॉलिसी बनानी होती है। अच्छा, ये पॉलिसी तय करती है कि कौन सी जानकारी देनी है और कब। बिल्कुल, ये डिफाइन करती है कि उनके लिए मटीरियल क्या है। इसके अलावा रेगुलर कंप्लायंसेस तो हैं ही। हाँ, वो तो होंगे ही, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। हाँ, क्वार्टरली कंप्लायंसेस हैं, जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न देना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताना। हाफ ईयरली हैं, ईयरली भी हैं, जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना। सेक्रेटरियल ऑडिट ये देखता है कि कंपनी सारे लॉज फॉलो कर रही है या नहीं। जी हाँ, और फिर इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस भी होते हैं, जैसे आरटीए अपॉइंट किया तो बताना, रिकॉर्ड डेट फिक्स की तो बताना। मतलब शेड्यूल काफी बिजी रहता है। समझ गया। और अगर अगर कोई कंपनी ये सब नियम न माने तो फिर क्या होता है? चिंताजनक स्वर में। तो नतीजे मतलब काफी सीरियस हो सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जुर्माना लगा सकता है, फाइन्स, फाइन्स। उस कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग रोक सकता है, सस्पेंड कर सकता है, यहाँ तक कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं उन्हें फ्रीज भी कर सकता है। फ्रीज भी कर सकता है? बाप रे। मतलब कंप्लायंस को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं, महंगा पड़ सकता है। इस सब में कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका तो वाकई बहुत सेंट्रल है, शुरू से आखिर तक। निश्चित रूप से। जैसा हमने पहले बात की, सीएस अक्सर कंप्लायंस ऑफिसर होता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं वो सेक्रेटेरियल ऑडिट करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सर्टिफिकेट देते हैं। नियमों के पालन में इनका रोल बहुत ही अहम है। तो ये थी सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की एक कह सकते हैं मोटी-मोटी तस्वीर। नियम काफी डिटेल्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर मकसद बिल्कुल साफ है। बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ज्यादा पारदर्शिता और इन्वेस्टर्स का भरोसा। और ये नियम स्टैटिक नहीं है, ये इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे आरपीटी की डेफिनेशन का दायरा बढ़ाना या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर ज्यादा फोकस करना, ये दिखाता है कि सेबी लगातार सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद लिसनर्स भी इस पर सोचें, कि क्या ये सारे नियम मिलकर वाकई कंपनियों को ज्यादा जिम्मेदार बना रहे हैं, या ये कहीं सिर्फ एक और कंप्लायंस बर्डन, एक चेकलिस्ट बनकर तो नहीं रह जाते। इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।